रसधानियाँ, इसको बच्चों अंग्रेजी में वैक्यूल्स बोलते हैं। तो देखते हैं रसधानियाँ क्या है कि परिपक्व पादप कोशिकाओं में, वे पादप कोशिकाएं जो मैच्योर हो चुकी हैं, ठीक है, तो परिपक्व पादप कोशिकाओं में ये एक या अधिक बड़ी रसधानियाँ पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं। कैसी होती तो है लेकिन वो छोटी होती, लेकिन जो रसधानियाँ पादप कोशिकाओं में होती ये बच्चों ज़्यादातर एरिया जो होती है कोशिका का ये रसधानी ही कवर करके रखती है। तो रसधानियाँ बच्चों ठोस अथवा तरल पदार्थों का संग्रहक थैलियाँ हैं, स्टोरेज बैग है। परिपक्व पादप कोशिका में केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होती है, यानी कि ज़्यादातर जो एरिया है पादप कोशिका का ये कौन कवर कर रहा है, ये रसधानी कवर कर रहा है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए आप लोग कि 50% से 90% जो भाग है कौन कवर कर रहा है, रसधानी, ठीक है। केंद्रक में विशाल रसधानी की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव व केंद्रक परिधि से सटे रहते हैं। इसका मतलब ये है जो कोशिका द्रव जो है वो क्या होगा, एकदम परिधि से मतलब जो कोशिका द्रव व केंद्रक जो है वो परिधि से, यानी कि चारों तरफ जो है वो जो कोशिका का जो एकदम एंड होती है यानी कि जो झिल्ली होती है उससे ये लोग चिपके रहते हैं। तो पादप कोशिका की रसधानी एक एकल कला से आबद्ध होती है, यानी कि इसकी चारों तरफ एक मतलब कि डबल मेम्ब्रेन नहीं होगी, सिंगल मेम्ब्रेन होगी, यानी कि एक झिल्ली होगी। यह कला क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। जो रसधानी के चारों तरफ जो कला पाई जाती है बच्चों उसे क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रसधानी में भरा जलीय द्रव क्या कहलाता है, धानी रस कहलाता है या फिर सेल सैप कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल सैप कहलाता है, ठीक। अब बच्चों रसधानी का कार्य देख लेते हैं। तो पहला कार्य ये कोशिकाओं को स्फीति यानी टर्जिडिटी, यानी कि इसको क्या कहते हैं, टर्जिडिटी को कहेंगे जैसे कि फूली हुई, हाँ, तो फूली हुई कहते हैं, और कठोरता प्रदान करती है। पत्तियां व हरे तने जैसे अंग इन्हीं के कारण सीधे बने रहते हैं, ठीक। कोशिका से जल हानि होने पर पत्तियां मुरझा जाती हैं। दूसरा बच्चों कार्य है ये पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थों का संचयन करती है। कौन करती है, वैक्यूल यानी कि रसधानी करती है। ये पदार्थ है जैसे इस रसधानी के अंदर बहुत सारे ऐसे आवश्यक पदार्थ हैं जो उसमें रहते हैं, जैसे अमीनो अम्ल है, शर्करा है, विभिन्न कार्बनिक अम्ल है तथा कुछ प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों की रसधानी में पादप उपापचय के कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी संचयित होते हैं, यानी कि जब पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है तो वो किस में रहेगा, वो रहेगा आपके रसधानी में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कि अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में खाद्य रसधानी में उपयोग में लाए खाद्य पदार्थ होते हैं। यानी जब अमीबा का आप लोग स्ट्रक्चर हम आपको आगे की मतलब पाठ में पढ़ाएंगे कि जब अमीबा जो है किसी खाद्य पदार्थ को अंदर अपने उसमें खाद्य रसधानी में पकड़ लेता है तो वो जो खाद्य रसधानी होती है इसमें विभिन्न प्रकार की जो है एंजाइम्स निकलती हैं और वो जो है खाद्य पदार्थ को पाचन करने में सहयोग करती हैं, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों एक कोशिकीय अलवणीय जल के जीवोों में संकुचनशील रिक्तिका यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल परासरण नियमन का कार्य करती है। यानी एक कोशिकीय लवणीय जल के जीवों में जैसे कि पैरामीशियम है तो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। ये क्या करेगा कि जब क्या कहते हैं कि उसमें कोई भी आदान प्रदान ज़्यादा हो रहा होगा तो ये अपने आप को परासरण का जो नियमन है उसको पूरी तरीके से इसको कंट्रोल में रखेगा। इसका अर्थ है कि वो शरीर में जल के लवण की मात्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा अगर शरीर से बाहर निकल जाएगा लवण तो भी शरीर को दिक्कत होगी एक जीवी कोशिकाओं में, एक कोशिकीय जीव में, ठीक है। तो ये तो था बच्चों रसधानी के कार्य, ठीक। अब देखते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो राइबोसोम्स बच्चों कोशिका द्रव में पाए जाने वाले ऐसे कणकीय अंगक हैं जो झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं। यही एक ऐसे अंगक होते हैं जिनके चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है, ठीक। प्रत्येक राइबोसोम्स एक परासूक्ष्म कण हैं जो 2 उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ये प्रोटीन व आरएनए से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम्स कोशिका द्रव में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सतह पर अथवा केंद्रक झिल्ली पर पाए जाते हैं। राइबोसोम्स बच्चों कहाँ पाए जाएंगे, कोशिका द्रव के अंदर पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों तरफ पाए जाएंगे या फिर कोशिका झिल्ली पे पाए जाते हैं। बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका में 80S व 70S 2 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं।
पहला जो है वो 70S राइबोसोम्स है। इनके हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया जो इनके हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। जो 70S जो राइबोसोम्स है बच्चों, ये किस में पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें बच्चों 2 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाएंगे, एक तो 80S और 70S। लेकिन जो 70S राइबोसोम्स होगा वो बच्चों केवल माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाएगा। और लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केवल 70S प्रकार की राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय अनेक राइबोसोम्स रेखित रूप में जुड़कर पॉलीसोम यानी पॉलीराइबोसोम्स बना लेते हैं, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम्स जो है एक साथ जोड़ करके, जैसे आपने मोतियों को अगर आप धागे में पिरो लें तो एक तरीके से जो एक चेन बन जाती है, उसी तरीके से बहुत सारे राइबोसोम्स एक दूसरे से मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं बच्चों? ये बना लेते हैं पॉलीराइबोसोम्स, और इन्हीं में ही जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक, तो इसका मतलब राइबोसोम्स क्या है? ये फैक्ट्री है किसकी? ये है प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है ये। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे आज की कक्षा समाप्त होती है। अगर किसी भी अंगक में, किसी भी शब्द में आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।